ट्रांसपिरेशन का मैकेनिज्म, प्रोसेस ट्रांसपिरेशन या वाष्पोसर्जन किस प्रकार से होता है, उसकी क्रियाविधि। ट्रांसपिरेशन की क्रियाविधि में 3 मुख्य स्टेप्स होते हैं। 3 स्टेप में ये कार्य पूरा होता है। अब इसमें पहले तो हम तीनों स्टेप की बात करें। पहली स्टेप, 3 स्टेप्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहला काम क्या होता है इसमें, पत्तियों की अगर आंतरिक संरचना आपने पढ़ी हो तो आपने देखा होगा पत्तियों में दोनों तरफ एपिडर्मिस होती है, पढ़ा है। फिर मृद्युतक होता है, पर्ण मृद्युतक, मेसोफिल सेल्स, और लंबी लंबी खंभ उत्तक भी हो सकते हैं, स्पंजीकरण का हिस्सा, और एक वेस्कुलर बंडल होता है, जाइलम फ्लोएम। और हम देखते हैं कि स्टोमेटा मिलते हैं जो एपिडर्मिस में, और स्टोमेटा जो कि 2 गार्ड सेल के बने हैं, उनके ठीक नीचे अंदर की तरफ एक खाली कक्ष, खाली गुहा रहती है, और फिर अंतरकोशिकीय अवकाश भी होता है। तो देखिए, पहले अगर मैं लीफ की बात करूं स्ट्रक्चर की, इस तरह बना लेते हैं, काम करते हैं उसको। पत्तियों का जो एक अनुप्रस्थ काट का स्ट्रक्चर देखिए, तो हमें तीनों स्टेप समझ में आएंगे किस तरह से रहेगा। सबसे पहले तो इस तरह से एपिडर्मिस होता है, कुछ इस तरह की संरचना रहती है लीफ की। इसमें ये जो भाग है ये तो पूरा क्या है, पर्ण मृद्युतक, जिसको हम मेसोफिल सेल्स भी कहते हैं। इसमें काफी सारे अंतरकोशिकीय अवकाश हैं। इसके अलावा ये ऊपर का एपिडर्मिस है, और ये निचला एपिडर्मिस, और ये जो है यहाँ पर ये है स्टोमेटा। एक स्टोमेटा बना रखा है निचली सतह पर, ये एक रंध्र, और इसकी ये 2 गार्ड सेल्स हैं। अब यहाँ पर आप देखिए बीच में काफी सारे गैप होते हैं। स्टोमेटा के ठीक नीचे ये खाली जगह रहती है, इसको बोला जाता है सबस्टोमेटल कैविटी, अधोरंध्रीय गुहा कहते हैं, सबस्टोमेटल कैविटी। और बाकी भी जो बीच बीच में ये खाली जगह रहती हैं कोशिकाओं के बीच में, इनको क्या बोलेंगे, ये होंगे अंतरकोशिकीय अवकाश। ठीक है। और यहाँ देखिए ये समानुत्तक है, जिसमें ये जो मैंने बनाई है ये क्या है, ये है जाइलम, पर पत्तियों का जाइलम, बाकी फ्लोएम, ये पूरी समझ। ठीक है, कोई नई बात तो नहीं लग रही, पढ़ रखा होगा तो। अब देखिए होता क्या है, जाइलम में है जल, और यहाँ पर वाष्प के रूप में जल बाहर आए, यही होगा। होता यह है कि जब यहाँ वाष्प के रूप में बाहर आ रहा है, अब ये कब बाहर आएगा, जब रंध्र खुलेगा, बंद रहेगा तो ये जल वाष्प यहीं इकट्ठा होगा इसके अंदर। पहला काम क्या होता है, इन मृद्युतक कोशिकाओं से होता हुआ जाइलम का जल कहाँ है, इन अंतरकोशिकीय अवकाशों में या इस सबस्टोमेटल कैविटी। ठीक है। अब देखिए होगा कैसे, इस जो ये मध्यतक कोशिका है, इसने जल वाष्प के रूप में जल को यहाँ मुक्त किया। क्यों मुक्त किया, क्योंकि यहाँ से ये वाष्प कहाँ चला गया, बाहर। बाहर जाने की बात हम बाद में कर लेंगे। इन्होंने जल को वाष्प के रूप में इसमें इकट्ठा किया, तो इन कोशिकाओं में जल की कमी होगी, तो ये कोशिकाएं अपने जल की कमी को कहाँ से पूरा करेंगे, अपने पास वाली कोशिका से लेंगे, यही तो होगा। फिर ये जो है अपने पास वाली कोशिका से, ये इससे, और इस तरह से अंततः जल कहाँ आएगा, इन सारी मृद्युतक कोशिकाओं से होता हुआ यहाँ। तो एक कोशिका से दूसरी कोशिका, जाइलम से जल कोशिका से होता हुआ अंततः वाष्प के रूप में यहाँ इकट्ठा होता है इन अंतरकोशिकीय अवकाश में या स्टोमेटा के नीचे। पहला काम ये हुआ, जल का वाष्प के रूप में जाइलम से कहाँ आना, अंतरकोशिकीय अवकाश या सबस्टोमेटल कैविटी में आना, मेसोफिल सेल के माध्यम से। और यहाँ जो जल की गति है ये परासरणीय गति है, डीपीडी की प्रवणता से चली। कैसे, जब इस कोशिका ने वाष्प यहाँ मुक्त की तो इसका डीपीडी क्या हो गया, क्या हुआ, बढ़ा या कम हुआ, डीपीडी बोले तो डिमांड। जब इसको दे दिया तो डिमांड बढ़ गई, इसने अपनी मांग को इससे पूरा किया, इससे तो कोशिका से होता हुआ ये अल्टीमेटली जल कहाँ से आएगा। पहला काम तो ये हुआ। अब यहाँ इकट्ठा हो गया, ये बाहर कैसे निकलेगा। दूसरी स्टेप है इन रंध्रों के इन गार्ड सेल क्या खुलना या बंद। पहला काम जल का यहाँ से यहाँ तक आना, फिर रंध्रों का खुलना या बंद होना। दूसरा काम
और तीसरा काम कुछ नहीं है, जैसे रंध्र खुले तो ये जल वाष्प बाहर आएगा। किस विधि से बाहर आएगा? किस विधि से बाहर आएगा? ऑस्मोसिस से। अरे विसरण से आएगा। या वाष्प अंदर ज्यादा है बाहर कम है, तो ये विसरण से ही बाहर आ जाए। तो वाष्प को मुक्त करने के लिए कोई बड़ा काम नहीं है, वो तो केवल डिफ्यूजन से आ जाए। ठीक है, तो मैंने जो 3 स्टेप बताई है ना, पहला काम क्या हुआ? जल का जाइलम से लेकर इन अंतरकोशिकीय अवकाश तक आना, वाष्प का इकट्ठा होना। दूसरा काम रंध्रों का खुलना और बंद होना। और तीसरा काम क्या हो जाएगा? विसरण द्वारा वाष्प का बाहर निकलना। ये पूरा 3 स्टेप में प्रोसेस होता है। अब इसमें दिक्कत कहाँ है? दिक्कत सिर्फ एक ही जगह, रंध्र कैसे खुलेंगे और बंद। रंध्र खुलने बंद होने का हमने तरीका आपको गार्ड सेल के साथ बताया। रंध्र खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? गार्ड सेल्स को टर्जिड करना पड़ेगा। गार्ड सेल में जब अंतःप्राशन होगा, टर्जिड होंगी, तो अपने आप एक क्या होगा? छिद्र बनेगा और रंध्र खुल जाएंगे। तो रंध्र खोलना है, इसका मतलब गार्ड सेल्स को स्फीत बनाना। और कोई भी कोशिका स्फीत कब बनती? जब अंतःप्राशन होता है। अंतःप्राशन कब होता है? जब उस कोशिका का ओपी बढ़ जाता है, कम होता है? बढ़ जाता है। ओपी बढ़ेगा तभी तो पानी अंदर है। समझ रहे हो कुछ बात? तो कुल मिलाकर कुछ ऐसा होता है जिससे गार्ड सेल का ओपी बढ़ता है, गार्ड सेल अपनी सहायक कोशिकाओं से जल ग्रहण करती है और वो टर्जिड हो जाती है और रंध्र खुल जाता है। और रंध्र के खुलते ही विसरण द्वारा वाष्प बाहर आ जाता है। ठीक है, अब गार्ड सेल्स कैसे खुलेंगी, बंद होंगी, केवल इसी क्रियाविधि को हमें समझना है मुख्य रूप से। बाकी में ऐसा कोई बड़ा काम नहीं। पहले बेसिक प्रोसेस समझ में आया, फिर गार्ड सेल के खुलने बंद होने का हम तरीका अलग से भी समझे। तो 3 स्टेप में पहला स्टेप क्या हो गया आप देखिए। अब इन तीनों स्टेप को हम लिखते हैं इस डायग्राम के माध्यम से। हम तीनों स्टेप एक साथ समझ सकते हैं। पहला स्टेप क्या हुआ? पहला स्टेप लीफ जाइलम से जल का मेसोफिल सेल्स के माध्यम से वाष्प के रूप में अंतरकोशिकीय अवकाशों अथवा अधोरंध्रीय गुहा सबस्टोमेटल कैविटी में इकट्ठा होना। पहला कार्य ये है। जल का मेसोफिल मतलब लीफ के जाइलम से जल का मेसोफिल सेल के माध्यम से अंतरकोशिकीय अवकाशों या अधोरंध्रीय गुहा में इकट्ठा होना। वाष्प के रूप में जल का इकट्ठा होना पहला काम। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जो ये स्टोमेटा के नीचे की जो कैविटी है जिसको हम सबस्टोमेटल कैविटी कहते हैं, और यहाँ बीच में है हमारे पास मेसोफिल सेल और एक तरफ है पत्तियों का जाइलम। यही तो 3 चीजें जो मैंने डायग्राम में भी बताई। मेसोफिल सेल से जल यहाँ आएगा। ठीक है, यहाँ पर जल वाष्प के रूप में मुक्त होगा। तो सबस्टोमेटल कैविटी में यहाँ पर जल वाष्प का जमाव होगा। यही जमाव से फिर बाद में ये बाहर निकलेगा। बाहर कब निकलेगा? जब रंध्र खुल जाए। तो वाष्प के रूप में मुक्त हुआ तो मेसोफिल सेल का डीपीडी क्या होगा? मांग क्या हो गई? उच्च हो जाए। ठीक है, और कोशिका से होता हुआ अंततः मेसोफिल सेल को जल कौन देगा? जाइलम। ठीक है, तो डीपीडी उच्च हो जाएगी और सेल से सेल जल की परासरणीय गति होगी और अंततः जाइलम से जल लिया जाएगा और इससे लीफ के जाइलम में जल की कमी हो जाएगी और इसी से एक तनाव या ऋणात्मक प्रेशर
नेगेटिव प्रेशर बनेगा। यही नेगेटिव प्रेशर आगे चल के क्या बनाता है? इस नेगेटिव प्रेशर की वजह से क्या होगा आगे? वाष्पोत्सर्जन, खिंचाव। यही तो प्रेशर फिर ये अभी पत्तियों के जाइलम में जल कम हुआ है, ये कहां से लाएगा? तने से। और तना कहां से लाएगा? जब वो खिंचाव उसी तरह से चलेगा। इसमें कुछ भी नहीं है, कुल मिलाकर परासरण है। तो मेसोफिल सेल से जल वाष्प के रूप में मुक्त हुआ, मेसोफिल सेल्स का डीपीडी उच्च हो गया। अब मेसोफिल सेल ने पास वाली कोशिका, उसने उसके पास वाली कोशिका से जल की गति होगी, डीपीडी के अनुसार जल की गति होगी, और अंततः जाइलम से जल परासरण द्वारा मेसोफिल सेल को दिया जाएगा। और जाइलम के अंदर जो कमी होगी उसी से एक तनाव, एक नेगेटिव प्रेशर बनेगा, और जो ये जल वाष्प इस कैविटी में इकट्ठा हुआ यही फिर बाद में मुक्त होगा। ठीक है, वो डायग्राम में भी मैंने यही दिखाया था और यही हमने लिखा था। पहला काम तो यही है, वाष्प का इकट्ठा। सेकंड स्टेप रहेगी रंध्रों का खुलना एवं बंद। अब रंध्र के खुलने और बंद होने का जो आधारभूत क्रियाविधि है उसमें कहीं कोई संदेह नहीं। सभी विज्ञानों के अनुसार ये बात तय है कि रंध्र तभी खुलेंगे जब गार्ड सेल टर्जिड हो, अन्यथा नहीं खुलेंगे। तो ये तो कॉमन मैटर है। ठीक है, अलग अलग सिद्धांत कहाँ दिए गए वो समझना है। तो रंध्र का खुलना और बंद होना, इसमें ये जो रंध्र होते हैं जिसको हम कह रहे हैं स्टोमेटा, वास्तव में स्टोमेटा वाल्व की भांति काम करते हैं। स्टोमेटा जो है इनको बोला जाता है टर्गर ऑपरेटेड वाल्व, टर्गर ऑपरेटेड वाल्व। अब देखिए रंध्र कैसे खुलते हैं, दिन और रात में क्या क्रियाविधि रहती है उसका मैं आउटलाइन पहले समझा देता हूँ, फिर अपन इसकी सिद्धांत पर आएंगे। अब ऐसे में दिन के समय वास्तव में होता क्या है, देखिए दिन के समय गार्ड सेल्स में कुछ परासरणीय रूप से सक्रिय पदार्थ का जमाव होता है। परासरणीय रूप से सक्रिय पदार्थ का जमाव होता है दिन के समय। कोई भी हो सकता है पदार्थ, कोई ऐसा पदार्थ जिससे कि परासरणीय दाब क्या हो, बढ़ जाए। परासरणीय रूप से सक्रिय पदार्थ का मतलब समझे क्या? जो जल में घुलनशील होगा, जिसके बढ़ने से सांद्रता बढ़े और परासरणीय दाब भी बढ़ जाए। तो जब कोई पदार्थ यहाँ जमाव होगा तो इससे क्या होगा? गार्ड सेल्स का ओपी बढ़ेगा, परासरणीय दाब बढ़ेगा। परासरणीय दाब बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? गार्ड सेल में सहायक कोशिकाओं से जल प्रवेश करेगा। इसको क्या बोलेंगे? सहायक कोशिकाओं से गार्ड सेल में जल आने का मतलब क्या हुआ? अंतःपरासरण, एंडोस्मोसिस होगा। एंडोस्मोसिस होने से क्या हो जाएगा? गार्ड सेल्स टर्जिड हो जाएंगी, स्फीत हो जाती हैं, और जब गार्ड सेल स्फीत हो जाती हैं तो क्या होगा? रंध्र खुल जाते हैं। तो दिन के समय रंध्र के खुलने का मैकेनिज्म आउटलाइन ये रहेगा। कोई ऐसी चीज जो परासरणीय रूप से सक्रिय पदार्थ है वो गार्ड सेल में इकट्ठे होते हैं। ये घुलनशील पदार्थ हैं, इनके इकट्ठे होने से सांद्रता बढ़ेगी और सांद्रता बढ़ने से परासरणीय दाब बढ़ेगी। परासरणीय दाब जैसे बढ़ेगा तो जल का अंतःपरासरण होगा, सहायक कोशिकाओं से जल गार्ड सेल में आएगा, गार्ड सेल टर्जिड हो जाएंगी और रंध्र खुल जाता है। रात को यही काम उल्टा हो जाएगा। रात में क्या हो जाएगा? गार्ड सेल्स में कुछ परासरणीय रूप से सक्रिय पदार्थ कम हो जाते हैं। अब इनका जमाव नहीं होगा, ये घटते जाएंगे और इससे गार्ड सेल का ओपी
कम हो जाता है, बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस चलेगा। ओपी कम हो गया तो गार्ड सेल से सब्सिडरी सेल सहायक कोशिकाओं में जल प्रवेश करेगा। मतलब ये हो गया बहिर्परासरण, एक्सोस्मोसिस। गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाती हैं, श्लथ हो जाती हैं और इससे रंध्र बंद हो जाते हैं। दिन में और रात्रि में किस तरह से रंध्र खुलेंगे और बंद होंगे, उसका बेसिक मैकेनिज्म सब में से कोई तो ऐसी चीज गार्ड सेल में इकट्ठी होती है जिससे ओपी बढ़ जाता है। रात में वही चीज कम हो जाती है तो ओपी घट जाता है। तो दिन में अंतःपरासन, रात में बहिर्परासन। पहले जनरल बात समझ में आनी चाहिए कि रंध्र के खुलने बंद हो। अब मुद्दा सिर्फ ये बचा, देखो इस मैकेनिज्म में कहीं विवाद नहीं था। अब मुद्दा सिर्फ ये बचा कि ये परासरी रूप से सक्रिय पदार्थ कौन सा है, कौन है जो ओपी बढ़ा रहा है। इसकी प्रकृति मालूम नहीं चल पाई। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग नाम दी। कुछ ने कहा ये कार्बोहाइड्रेट है, कुछ ने कहा ये पोटेशियम आयन है, कुछ का और कोई कहना था। तो इस परासरी रूप से सक्रिय पदार्थ के नेचर को समझाने के लिए अलग अलग सिद्धांत दिए गए। समझ आई बात? तो ट्रांसपिरेशन में जो विभिन्न सिद्धांत दिए गए क्रियाविधि को समझाने के लिए, वो सिद्धांत किस चीज के लिए दिए गए? क्रियाविधि तो यही है, केवल सिद्धांत अलग अलग क्या बता रहे हैं, ये पदार्थ कौन सा है। अब पदार्थ की प्रकृति अलग अलग है, उसके अनुसार अलग अलग सिद्धांत दिए गए। ठीक है, तो ये तो खैर जनरल मैकेनिज्म हो गया। अब ये बात ध्यान रखिएगा कि परासरणी रूप से सक्रिय पदार्थ की प्रकृति को समझाने के लिए अलग अलग सिद्धांत दिए गए। हम खैर सारे सिद्धांत नहीं पढ़ेंगे, इसमें एक जो सर्वमान्य सिद्धांत है हम उसकी बात करें। सर्वमान्य सिद्धांत जो है वो है सक्रिय K+H+ विनिमय पंप व हार्मोनल नियंत्रण सिद्धांत। तो हमें ये पता रहना चाहिए कि हम जो सिद्धांत पढ़ेंगे वो किस चीज के लिए पढ़ेंगे। मैकेनिज्म यही रहेगा। अलग अलग सिद्धांत केवल इस बात में भिन्नता रखते हैं कि परासरी रूप से सक्रिय पदार्थ कौन सा है। इस पदार्थ की प्रकृति या इसके प्रकार को समझाने के लिए अलग अलग सिद्धांत दिए गए, जिसमें से जो सबसे बेस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है वो कौन सी है? एक्टिव K+H+ एक्सचेंज पंप, सक्रिय K+H+ विनिमय पंप एवं हार्मोन नियंत्रण सिद्धांत। तो हम वो थ्योरी पढ़ेंगे। बेसिक मैकेनिज्म यही रहेगा, लेकिन वो थ्योरी हमें समझाएगी किस तरह से परासरणी दाब बढ़ता है और कम होता है। तो ट्रांसपिरेशन की पहले तो 3 स्टेप समझ में आ जानी चाहिए। दूसरी स्टेप था मेन जो है वो दूसरी स्टेप, रंध्रों का खुलना बंद। तीसरी स्टेप में रंध्र खुलने के बाद का काम क्या है? जल वाष्प का विसरण के रूप में, विसरण द्वारा सबस्टोमेटल कैविटी से बाहरी वातावरण में मुक्त। वो तो जैसे ही रंध्र खुलेंगे वाष्प अंदर से बाहर आ जाए, वो तीसरा और अंतिम कार्य रहता है। अब रंध्रों के खुलने और बंद होने की जो मुख्य थ्योरी है इस पर बात करेंगे। सक्रिय K+H+ विनिमय पंप और हार्मोन नियंत्रण सिद्धांत। ये सिद्धांत शुरुआत में फ्यूजिनो द्वारा दिया गया था, बाद में इसके लेविट द्वारा विस्तृत रूप से समझाया गया। ठीक है,
इस सिद्धांत पर आने से पहले हमारे दिमाग में ट्रांसपिरेशन का कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए कि ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस 3 स्टेप में होता है। ये बात समझ में आई सबके? पहली स्टेप में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? जाइलम से जल का वाष्प के रूप में अंतरकोशिकीय अवकाशों में आना, जो कि मध्योतक के माध्यम से आएगा। दूसरी स्टेप में रंध्रों का खुलना और बंद होना, और तीसरी स्टेप में वाष्प का विसरण द्वारा बाहर मुक्त हो जाना। यही तो वो पूरा प्रोसेस है। ठीक है, अब रंध्र कैसे खुलेंगे बंद होंगे, ये बात तो तय है कि रंध्र खुलने के लिए कुछ पराशरी दिन में, मतलब दिन में गार्ड सेल का ओपी बढ़ेगा और रात में ओपी क्या हो जाएगा, कम। बढ़ेगा कैसे? कुछ पदार्थ का जमाव होगा। पदार्थ कैसा होगा? घुलनशील या अघुलनशील? घुलनशील होगा, क्योंकि घुलनशील पदार्थ के इकट्ठे होने पर तो सांद्रता बढ़ती है और दाब बढ़ेगा। तो दिन के समय कोई पदार्थ इकट्ठा होता है जो रात में नहीं। अब ये पदार्थ कौन सा है? फ्यूजिनो का कहना था कि इसमें पोटेशियम आयन का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। इस बात को फिर लेविट ढंग से समझाते हैं। तो मैं पहले इसके आपको केवल दिन का जो मैकेनिज्म है वो समझना है, रात में सारी चीज उल्टी हो जाए। अब इसलिए पहले एक बार बात ध्यान से सुन लें कि हो क्या रहा है। मुझे दिन में ये बताएं, गार्ड सेल में प्रकाश संश्लेषण होगा या नहीं होगा? दिन के समय होगा या नहीं? क्यों होगा? क्योंकि गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, तो फोटोसिंथेसिस होगा। ठीक है, इसका मतलब गार्ड सेल में दिन के समय CO2 की सांद्रता कम होगी या ज्यादा होगी? CO2 की सांद्रता, CO2 फोटोसिंथेसिस में उपयोग की जाती है, श्वसन से मुक्त होती है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण श्वसन से 10 गुना तेज चलता है सामान्य दिन में। तो इसका मतलब वो खूब CO2 काम में ले रहा है, तो गार्ड सेल में CO2 की कमी रहेगी। अब थोड़ा केमिस्ट्री लगाना, अगर CO2 की कमी होती है तो विलियन का या साइटोप्लाज्म का pH बढ़ेगा या घटेगा? जब भी CO2 बढ़ती है तो अम्लता, कार्बनिक अम्ल बनता है ना, तो CO2 बढ़ाओगे तो अम्लता बढ़ेगी। तो CO2 यहाँ कम हो रही है तो अम्लता क्या होगी? कम होगी, तो pH बढ़ेगी। तो ये बात समझ में आई कि गार्ड सेल में दिन में pH बढ़ता है, ज्यादा रहता है, क्षारीय रहता है। समझ में आया कि नहीं आया? अब अगली बात ध्यान रखना कि जब गार्ड सेल में pH बढ़ता है तो ध्यान रखना उच्च pH पर हमेशा स्टार्च का कार्बनिक अम्लों में बदलाव होता है, मोबिलाइजेशन कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। तो उच्च pH पर हमेशा क्या होगा? स्टार्च शर्करा में, और शर्करा से क्या बनेगा? कार्बनिक अम्ल बनेंगे। यह हाई pH पर होता है हमेशा। तो अपने आप जैसे pH हाई हुआ गार्ड सेल में, तो वो जो संचित खाद्य स्टार्च था ना, वो शर्करा में बदलने लगता है, और शर्करा से बनता है, आपने ग्लाइकोलाइसिस रेस्पिरेशन में कभी सुना? उसमें लास्ट में जाके कौन सा अम्ल बनता है? पायरुविक एसिड। वेरी गुड। उससे पहले फास्फोइनोल पायरुवेट, PEP, याद है? तो शर्करा से तो चला करके PEP बनाया, ग्लूकोज से PEP और लास्ट में पायरुविक एसिड। तो यहाँ क्या हो रहा है? मैंने कहा pH जब बढ़ेगा तो स्टार्च से शर्करा बनी और शर्करा से PEP बनेगा। क्या बना? PEP। PEP कन्वर्ट होता है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, OAA। एक एंजाइम होता है पेप्केज, जो क्या करता है? ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनाता है। वो PEP में एक ऑक्सीजन CO2 जोड़ देता है। जिन लोगों ने फोटोसिंथेसिस पढ़ा उसमें C4 चक्र में ही आता है, नहीं तो फोटोसिंथेसिस में आगे आती है ये चीजें। तो क्या होता है? यहाँ पर पेप्केज एंजाइम होता है गार्ड सेल में, इसकी उपस्थिति की पुष्टि हो चुकी है। तो पेप्केज एंजाइम दिन में क्या करता है? वो जो PEP होता है ना, उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड तुरंत मैलिक एसिड में बदल जाता है, वो ज्यादा स्टेबल है। तो क्या बन गया अंततः? मैलिक एसिड। तो दिन के समय लगातार स्टार्च से, शर्करा से होता हुआ मैलिक एसिड बन रहा है। मैलिक एसिड इकट्ठा होता है, मैलिक एसिड वियोजित हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है H+ और मेलेट आयन एसिड है नहीं, तो क्या वियोजित होगा तो क्या बनाएगा? H+ और मेलेट आयन। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, यानी कि दिन में CO2 कम हुई, pH बढ़ा
और उच्च पीएच में स्टार्च से कार्बनिक अम्ल बने, अंततः क्या बना, मैलिक एसिड, जो वियोजित हो गया H+ और मैलेट आयन। ये एक तरफ का काम चल रहा है। दूसरी तरफ जरा एक कंसेप्ट और लगाते हैं। दिन के समय जरा मुझे बताएं, गार्ड सेल में एटीपी की मात्रा ज्यादा होगी या कम होगी? एटीपी ज्यादा बनेगी या कम बनेगी? जो ज्यादा कह रहे हैं लॉजिक बताना, क्यों? अगर ये बेसिक समझ गए तो हमेशा याद रहेगी चीजें। ज्यादा बनेगी तो क्यों और कम बनेगी तो क्यों? लॉजिकल रीजन चाहिए, कौन बताएगा? ज्यादा बनने वाले कह रहे तो ज्यादा कैसे आ जाएगा? अब तुलना रात से ही कर रहे हैं, अपन दिनों रात की बात चल रही, तो दिन में एटीपी ज्यादा होंगे तो ज्यादा क्यों होंगी? फोटोसिंथेसिस होगा इसीलिए, नहीं बता सकते। श्वसन दिन में रात में दोनों टाइम हो रहा है ना, और फोटोसिंथेसिस दिन में हो रहा है। फोटोसिंथेसिस की प्रकाशीय अभिक्रिया में भी एटीपी बनती है और श्वसन भी चल रहा है तो एटीपी बनेगी। तो दिन में एटीपी निर्माण की दो प्रक्रियाएं चल रही, जबकि रात में सिर्फ श्वसन ही हो रहा है। समझ रहे? तो क्योंकि दिन में फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों होता है, इसलिए सामान्यतः एटीपी दिन में ज्यादा होता है। समझ गए? अब जब जैसे एटीपी ज्यादा होता है तो कोशिकाओं में एक हार्मोन बढ़ता है, आपने नाम सुना होगा साइटोकाइनिन। सुना है? तो एटीपी जैसे ज्यादा बढ़ता है उसी तरह से साइटोकाइनिन भी बढ़ता, ज्यादा एटीपी होने पर वो थोड़ा उसकी मात्रा बढ़ती। और ये साइटोकाइनिन और उच्च एटीपी ये क्या करते हैं, कोशिका झिल्ली में एक पंप का आरंभ करते हैं, उस पंप को सक्रिय करते हैं। ये पंप है K+H+ पंप। समझ रहे हो? इसको क्या बोलेंगे जब हम विपरीत दिशा में आयनों का विनिमय करें पंप के बाद? एंटीपोर्ट, सिम्पोर्ट, याद है? मैंने तो मालूम बताया था, मैंने K+ बाहर निकाला, बाहर से H+ ले आया, विपरीत दिशा में गए, क्या बोलेंगे? तो ये एक प्रकार का क्या है, एंटीपोर्ट। तो उच्च एटीपी और साइटोकाइनिन ने कोशिका झिल्ली में एक एंटीपोर्ट पंप सक्रिय किया, इसको बोलते हैं K+H+ पंप। इस पंप के माध्यम से निश्चित रूप से इसमें ऊर्जा खर्च होगी, तो एटीपी है अपने पास ज्यादा। इस पंप में क्या होता है, वो जो मैलिक एसिड जो वियोजित हुआ था H+, वो मैलेट आयन, तो वो जो H+ थे, ये पंप क्या करता है, उस H+ को बाहर निकाल देता है सहायक कोशिका में, और सहायक कोशिका से क्या ले लेता है, K+। तो ये एक विनिमय चलता है, K+ बाहर दिया, बाहर से क्या लिया, H+ बाहर दिया, K+ लिया। बाहर कौन है, सहायक कोशिका। ठीक है, अब K+ अंदर आया। अब K+ जो आता है, देखिए H+ क्या केवल कोशिका में उतना ही होगा जितना मैलेट से वियोजित हुआ, या ज्यादा भी होगा? H+ तो खूब मिलते हैं कोशिका में, तो जो मैलेट से H+ निकले वो तो गए, लेकिन कुछ और H+ भी चले गए, तो K+ ज्यादा आया। जो K+ अंदर आ रहा है वो मैलेट के साथ में बैलेंस कर लेता है, पोटेशियम मैलेट मिल जाता है। जो K+ अंदर आ रहा है उसको कौन बैलेंस कर रहा है, मैलेट। समझ गए? लेकिन कुछ K+ एक्स्ट्रा भी आए, तो उन K+ को बैलेंस करने के लिए कोशिका बाहर से क्लोराइड आयन भी लेती, Cl-। समझ में आया? ठीक है, फिर से समझना क्या हुआ कि दिन के समय मैलिक एसिड मैलेट और H+ में वियोजित हुआ, एटीपी ज्यादा होने की वजह से और साइटोकाइनिन हार्मोन की मदद से विनिमय पंप आरंभ हुआ और H+ को बाहर निकाला गया, K+ लिया गया। ठीक है, क्योंकि H+ केवल मैलेट वाले ही नहीं होते, दूसरे भी H+ होते हैं, तो H+ ज्यादा बाहर गए तो पोटेशियम आयन भी ज्यादा आया। तो जो पोटेशियम आयन अंदर आया, कईयों को तो मैलेट आयन ने संतुलित कर लिया, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा K+ आया, उसको संतुलित करने के लिए सेल ने और क्या लिया बाहर से, क्लोराइड आयन। तो अब 3 प्रकार के आयन हो गए, मैलेट भाई, पोटेशियम भी आया, और कौन आया, क्लोराइड। ये सारे के सारे आयन गार्ड सेल के रिक्तिका में इकट्ठे किए जाते हैं। मैलेट भी गया, K+ भी गया, क्लोराइड आयन, और दिन भर यही चलता है, ये सारे आयन वहां रिक्तिका में इकट्ठे हो रहे हैं। अब आयन अगर इकट्ठे हो रहे हैं तो सांद्रता बढ़ रही है, कम हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, सांद्रता बढ़ रही है तो परासरणी दाब बढ़ेगा। तो दिन में इन सारे आयन्स के इकट्ठे होने की वजह से गार्ड सेल का OP बढ़ जाता है, और जो ही OP बढ़ा, सहायक कोशिकाओं से जल ग्रहण करके अंतःपरासन किया जाता है, और अंतःपरासन होते गार्ड सेल टर्जिड हो गई, टर्जिड होते स्टोमेटा खुल गए। समझ में आई बात? ठीक है, तो यहाँ पर परासनी रूप से सक्रिय पदार्थ कौन हुआ,
किसने ओपी बढ़ाया? के प्लस। पहला तो कौन? के प्लस। उसके अलावा मेलेट आयन और क्लोराइड आयन के लिए, मतलब कुल मिलाकर के आयनों की मदद से ओपी बढ़ाया गया। ठीक है साहब, दिन भर यही चल रहा। अब रात हो गई, रात को क्या बंद हो जाएगा? अरे रंध्र बाद में बंद हो गया, प्रकाश संश्लेषण रुके, रात होते रंध्र बंद हो। जिस रात होते घर के फाटक पे ताला लगा जाते, घर बंद हो गया। रंध्र कैसे बंद हो गया ये तो समझना है। फोटोसिंथेसिस बंद हो गया। फोटोसिंथेसिस बंद हुआ तो CO2 का उपयोग कम हो गया, तो CO2 की मात्रा बढ़ेगी तो pH, अब तो अम्लता बढ़ गई ना, तो pH कम हो जाएगा। तो दिन में जहाँ क्षारता बढ़ी थी, रात को अम्लता बढ़ रही है, pH कम हो रहा है। और जब pH कम होता है तो स्टार्च, जो उच्च pH में स्टार्च से ऑर्गेनिक एसिड बनते हैं, रात को कम pH में क्या हो जाएगा? ऑर्गेनिक एसिड वापस किस में बदल जाएंगे? उल्टा प्रोसेस। तो जैसे pH कम हुई, एसिडिटी बढ़ी, तो क्या होगा? सारा ऑर्गेनिक एसिड, वो जो मेलिक एसिड था, वो सारे अम्ल वापस उल्टे चलेंगे। आपको ध्यान, तो ग्लाइकोलाइसिस रिवर्सिबल, एक दो स्टेप को छोड़ दो, तो वापस शर्करा बनेगी और स्टार्च बन जाए। तो रात को क्या हुआ? सारा का सारा ऑर्गेनिक एसिड स्टार्च में कन्वर्ट हो गया। तो मेलेट तो उधर काम आ गया, समझ बात को। उधर क्या हुआ? एटीपी का निर्माण कम हो गया। ठीक है, देखो CO2 बढ़ रही है, एटीपी कम हो रहा है। ये स्थिति कोशिकाओं के लिए तनावपूर्ण होती है। ये कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं मानती। CO2 का बढ़ना तो अच्छी बात थोड़ी। तो CO2 बढ़ रही है, एटीपी कम हो रही, तो तनाव हुआ। और पौधों में जब भी तनाव होता है तो एक हार्मोन बनता है, याद है? स्ट्रेस हार्मोन। जैसा हमारे में भी तनाव होता है तो हार्मोन स्रावित होता है, पौधों में भी होता है। तनाव में कौन सा हार्मोन? ABA, एब्सिसिक अम्ल, सुना है ना? तो रात के समय कौन सा हार्मोन बढ़ा? तनाव हुआ, तनाव होते ABA बढ़ा। और ABA ज्यादातर नकारात्मक कार्य करने के लिए जाना जाता है। तो ABA ने क्या करा? सबसे पहले कोशिका झिल्ली की पारगम्यता बदली, और वो जो आपका पंप चल रहा था उसको उल्टा कर दिया। उल्टा क्या किया कि पहले क्या कर रहे थे? H+ बाहर ले जा रहे थे, K+ अंदर। अब इसने क्या किया? परमिएबिलिटी बदली और सारे K+ को, क्लोराइड आयन को बाहर फेंक दिया। क्योंकि वैसे भी मेलेट तो कहाँ चला गया? स्टार्च बन गया वापस। तो वो K+Cl- करेंगे क्या? इनको बाहर निकाल। तो K+Cl- बाहर चले गए, H+ अंदर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। वो H+ जो आएंगे वही तो मेलेट के साथ मिलकर मेलिक एसिड बन के वापस क्या बन जाएगा? स्टार्च। तो कुल मिलाकर रात के समय CO2 बढ़ने, pH घटने से और ATP की मात्रा कम होने से और एब्सिसिक एसिड के निर्माण की वजह से आयन सांद्रता कम हो गई। कम हुई कि नहीं हुई? Cl, क्लोराइड और पोटेशियम बाहर गया, मेलेट आयन वापस कुल मिलाकर के स्टार्च में बदल गया। और क्योंकि आयन सांद्रता कम हो गई तो OP भी कम, और OP कम होते ही बहिर्परासरण होगा, कोशिकाएं श्लथ हो जाएंगी और रंध्र क्या होंगे? बंद हो जाएंगे। समझ में आई कुछ बात? ठीक है, कुल मिलाकर ये पूरा मैकेनिज्म इसी तरह से ध्यान रखना। शुरुआत कहाँ से करनी है? CO2 से, फोटोसिंथेसिस। और दो हार्मोन के नाम ध्यान रखना। खोलने में, रंध्र खोलने में किसने मदद की? बंद करने में किसने मदद की? ये हार्मोन वाले चैप्टर में भी पूछा जाएगा, ध्यान रखना, वहां भी आता है फिर। और आयन कौन कौन से हैं? पोटेशियम आयन का क्या रोल है? सारी बात समझ में आनी चाहिए। दिन के समय पंप सक्रिय क्यों हुआ? क्यों सक्रिय हुआ? एटीपी ज्यादा होने की, ऊर्जा सक्रिय पंप किसको कहते हैं? जो ऊर्जा खाएगा। ऊर्जा तो कब दे पाओगे? जब आपके पास एटीपी ज्यादा होंगे तभी मिलोगे। तो दिन के समय एटीपी ज्यादा, और एटीपी ज्यादा क्यों है वो भी बात पता होना चाहिए। क्योंकि एटीपी उत्पादन दो जगह हो रहा है, लाइट रिएक्शन में भी हो रहा है, श्वसन में भी हो रहा है। क्लियर सबको? ठीक है, अब इसको लिख लेते हैं। पूरी थ्योरी किस तरह से चलेगी? दिन के समय पहले मैंने जो आपको बताया, मुख्य रूप से दिन की चीजें ध्यान रखेंगे, रात में यही सब चीजें रिवर्स होती हैं। ठीक है, तो दिन के समय क्या होगा? गार्ड सेल्स में सतत फोटोसिंथेसिस के कारण CO2 कम हो जाती है। सेल का pH बढ़ जाता है। तो जो प्रोसेस मैंने आपको बताया वही मैंने लाइन टू लाइन लिखा है, उसी तरीके से। ठीक है, शुरुआत से देखें, गार्ड सेल्स में सतत प्रकाश संश्लेषण के कारण
CO2 कम हो जाती है और pH बढ़ जाता है। ठीक है, उच्च pH पर स्टार्च कार्बनिक अम्ल में बदलेगा। तो इससे क्या होगा, सर्वप्रथम स्टार्च से शर्करा और शर्करा से क्या बनेगा, PEP। फिर PEP पेप्टेज एंजाइम की मदद से ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में बदलेगा और ऑक्सैलोएसिटिक एसिड से मैलिक एसिड बनेगा। मैलिक एसिड मेलेट आयन और H+ आयन में वियोजित होगा। अब उसके बाद दूसरी बात मैंने बताई थी कि दिन में गार्ड सेल में ATP निर्माण अधिक होता है। किस कारण से, फोटोसिंथेसिस और श्वसन दोनों के कारण। ठीक है, अब उच्च ATP और साइटोकाइनिन हार्मोन गार्ड सेल में ये K+H+ पंप सक्रिय करेंगे। इसमें H+ को बाहर निकाला जाएगा, बदले में K+ ग्रहण किया जाएगा। ये K+ मेलेट आयन द्वारा संतुलित किया जाता है और कुछ क्लोराइड आयन भी साथ में लिए जाते हैं। अब K+ मेलेट और क्लोराइड सभी रिक्तिका में इकट्ठे होते रहते हैं और इससे सेल का OP बढ़ जाता है और OP बढ़ने पर अंतःपराशरण होगा। सहायक कोशिकाओं से जल गार्ड सेल में प्रवेश करेगा, गार्ड सेल टर्जिड हो जाएंगी और रंध्र खुल जाएंगे। देखिए, इस पूरे कार्य को एक कोशिका से डायग्राम से भी समझा सकते हैं। ये पूरी चीज एक डायग्राम से भी समझ में आ जाती है। अब देखो, ये जो है ये कब हो रहा है सारा काम, दिन में। दिन में हुआ, स्टार्च किस में कन्वर्ट हो रहा है, PEP में। यहाँ ध्यान रखिएगा, इस जगह पर क्या रहेगा, उच्च pH। pH क्या होनी चाहिए, उच्च। PEP से पेप्टेज एंजाइम, और ध्यान रखना इसमें CO2 और कम आएगी तो और CO2 कम हो जाएगी, है ना। OA ऑक्सैलोएसिटिक से मैलिक एसिड वियोजित हुआ, ये बाहर गया। अब यहाँ पर K+H+, ये जो चीज है, ये H+ तो बाहर आ गया और K+ बाहर से चला गया यहाँ, और इस जगह पर यहाँ ATP खर्च होगा। ये क्या है, एक सक्रिय पंप। ये पंप चला और K+ अंदर आया, क्लोराइड माइनस भी आया, और ये सब रिक्तिका में इकट्ठे होंगे तो OP उच्च हो जाएगा, अंतःपराशरण होगा, गार्ड सेल टर्जिड होगी और रंध्र खुल जाएंगे। पूरे को एक डायग्राम से भी हम दर्शा सकते हैं। अब रात्रि में रंध्रों के बंद होने की प्रक्रिया दिन के कार्य से बिल्कुल रिवर्स चलेगी। उसी को लिखा है संक्षिप्त में कि रात के समय किस तरह से वापस रंध्र बंद होंगे। रात्रि के समय CO2 गार्ड सेल में बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण रुक जाता है, pH कम हो जाएगा और कम pH पर कार्बनिक अम्ल पुनः स्टार्च में बदल जाते हैं। इसके अलावा CO2 बढ़ने पर तनाव हार्मोन ABA बढ़ता है जो विष विनिमय को रोक देता है, और ऐसे में K+ और Cl- वापस गार्ड सेल से बाहर चले जाएंगे। जो H+ आएगा वो मेलेट के साथ मिलकर मैलिक एसिड बनाएगा, और मैलिक एसिड जो हमने लिखा है कार्बनिक अम्ल स्टार्च में बदलेंगे तो मैलिक एसिड अंततः किस में बदल जाएगा, स्टार्च। तो गार्ड सेल में आयन सांद्रता कुल मिलाकर कम हो गई। आयन सांद्रता कम हुई तो OP कम हो जाएगा, OP कम होगा तो बहिर्पराशरण होगा, गार्ड सेल से जल वापस सहायक कोशिकाओं में चला जाएगा और गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाती है, रंध्र बंद हो जाती है। किसी भी प्रक्रिया में अंत में हम प्रभावित करने वाले कारकों की बात करेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक। चलिए बाहरी कारक लेते हैं। सबसे पहले कुछ वातावरणीय बाहरी कारक। बस हमें ये ध्यान रखना है कि किस कारक से, किससे तो वाष्पोत्सर्जन बढ़ेगा, किससे घटेगा, अलग अलग तरह की परिस्थितियों में। बाहरी कारकों में सबसे पहले बात करते हैं लाइट की, प्रकाश की। अब वैसे अगर देखा जाए तो लाइट की उपस्थिति में रंध्र क्या होंगे, ये लाइट की उपस्थिति का मतलब क्या हो गया, दिन। इसमें तो क्या होंगे, रंध्र खुलते हैं, और रंध्र खुलते हैं तो ट्रांसपिरेशन होगा या नहीं होगा, ट्रांसपिरेशन होगा। हालांकि रंध्र कितने खुले हैं, ट्रांसपिरेशन की दर उससे भी चले। कभी कभी रंध्र पूरा नहीं खुलता, कम खुलेगा तो क्या होगा, वो निर्भर करेगा उस चीज पर कितना परासनी दाब बना और कितना स्फीत हुआ, कितना टर्जिड है उससे। ठीक है,
और प्रकाश की अनुपस्थिति में। तो लाइट का जो रोल है वो सीधा सीधा है कि दिन के समय रात के समय जो हमने पूरा मैकेनिज्म बताया वो इसी तरह से, अनुपस्थिति, रात्रि में रंध्र बंद रहते हैं तो ट्रांसपिरेशन नहीं होता। वैसे ये जो मैंने लिखा है ये सामान्य पौधों की बात है, इसमें अपवाद जरूर है, याद है। कुछ ऐसे पौधे हैं जो रंध्र रात में ओपन करते हैं, क्या कहते हैं ऐसे रंध्र, स्कोटो एक्टिव स्टोमेट, समझे, वो अलग बात है। बाकी सामान्य स्थिति में ये रहे। अच्छा, लाइट में एक और चीज ध्यान रखिएगा कि नीले प्रकाश में व लाल प्रकाश में, ब्लू और रेड लाइट में ट्रांसपिरेशन, ब्लू और रेड लाइट में ट्रांसपिरेशन उच्च होता है। नीले व लाल प्रकाश में अधिक ट्रांसपिरेशन देखा गया। अब इसका कोई लॉजिक समझा सकता है? नीले और लाल में आपने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस ज्यादा, कहीं ना कहीं मैंने कहा ना ट्रांसपिरेशन का प्रकाश संश्लेषण से संबंध है। ये एक प्रकार का समझौता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें करना मुख्य रूप से फोटोसिंथेसिस, उसी के साथ साथ ये हो जा रहा है न चाहते हुए, ठीक है। तो क्योंकि इन लाइट में फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होता है, ट्रांसपिरेशन भी ज़्यादा। क्लियर? लाइट के बाद में दूसरा आता है तापमान। वैसे लाइट और तापमान का काफ़ी संबंध है। कहीं ना कहीं प्रकाश की तीव्रता ही तो तापमान तय करती। तो अधिक तीव्र प्रकाश होगा तो तापमान भी क्या होगा? उच्च। और तापमान उच्च हुआ तो ट्रांसपिरेशन की दर तो समानुपाती हुआ है विक्रमण। तो तापमान का सीधा सीधा ध्यान रखिएगा, ट्रांसपिरेशन दर से समानुपाती संबंध रहेगा। अधिक तापमान अधिक दर, इतना लिखने से समझ में आ जाना चाहिए क्या समझ, ठीक है। उसके बाद में तीसरा है आर्द्रता, वायुमंडलीय आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। जानते हो आर्द्रता या ह्यूमिडिटी किसको कहते हैं? वायुमंडलीय आर्द्रता मतलब वायुमंडल में हवा में नमी की मात्रा, आर्द्रता उसी को कहेंगे। अब नमी की मात्रा का बाष्पोत्सर्जन से कैसा संबंध है? जैसे उन्होंने पत्ती का एक डायग्राम बनाया था और हमने कहा था ये जल विसरण से बाष्प बाहर आ गया। अगर ये बाहर की तरफ भी नमी ज़्यादा हो, वातावरण की नमी आर्द्रता ज़्यादा होगी तो हवा में भी नमी ज़्यादा है तो विसरण हो पाएगा। अगर बाहर की हवा में भी नमी ज़्यादा है, वाष्प ज़्यादा है, तो स्टोमेटा के अंदर का वाष्प बाहर आसानी से नहीं आएगा, विसरण की क्रिया धीमी हो जाएगी। इसीलिए आर्द्रता और ट्रांसपिरेशन दर का संबंध कैसा हुआ? युत्क्रमानुपाती होगा, ठीक है। आर्द्रता बढ़ने के साथ ट्रांसपिरेशन की दर कम हो जाती है। इसके बाद में हम वायुमंडलीय दाब की बात करें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब, दाब का क्या संबंध होना चाहिए? वायुमंडलीय दाब जानते हो? जैसे पौधे की पत्तियां लगी हुई तो पत्तियों पर भी तो वायुमंडल का दबाव है ना। अगर ये दबाव ज़्यादा हुआ तो क्या होगा? ट्रांसपिरेशन आसानी से होगा या नहीं होगा? भाई विसरण में क्या हो रहा है? अंदर से वाष्प बाहर आ रहा है और आप बाहर क्या लगा रहे हो? दाब। अगर ये दाब बढ़ा दिया तो विसरण नहीं हो पाएगा ना, समझ रहे? तो जैसे आर्द्रता है उसी तरह से वायुमंडलीय दाब भी ट्रांसपिरेशन दर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होगा। हवा का, विंड का ट्रांसपिरेशन के साथ में हवा चलने को लेकर के क्या संबंध रहना चाहिए? हवा बढ़ने पर, तेज हवा चलने पर या अच्छी खासी हवा चलती है तो वाष्पोत्सर्जन बढ़ेगा। देखिए अगर कोई हवा नहीं चल रही, जिसको कहते हैं नो विंड, तो ट्रांसपिरेशन है कम हो जाएगा। अब ये ध्यान रखना, हवा में तीन चीजें, अगर बिल्कुल हवा नहीं चल रही है तो क्या हुआ? देखिए पत्तियों से जो वो वाष्प निकला वो वही का वही रह गया, हवा होती तो हट जाता ना वहाँ से, अब वो वही इकट्ठा हो गया तो फिर विसरण धीमा हो जाएगा, तो ट्रांसपिरेशन क्या हुआ? कम।
और अगर हवा धीरे धीरे बह रही, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ना पवन चल, पवन बैठे रहना भाई, वो चलना, धीरे धीरे अगर हवा बह रही है तो वो वाष्प हटता जा रहा है, तो दर क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन ध्यान रखना, अगर बहुत तेज हवा चले, आंधी तूफान आ गए, तो उसमें क्या होता है, रंध्र बंद हो जाता है, तो वाष्पोत्सर्जन फिर कम हो जाता है। तो हवा में 3 तरह के संबंध रहे। अच्छा, आंधी तूफान आने पर हवा क्यों बंद हो जाता है, सॉरी रंध्र क्यों बंद हो जाते हैं? मतलब हम भी तो खिड़कियां बंद कर देते, पौधा भी तो अपनी खिड़कियां बंद कर देते। एक्चुअली आंधी तूफान आना पौधे के लिए तनाव हुआ कि नहीं हुआ, और तनाव बढ़ते ही एब्सिसिक एसिड बढ़ा और रंध्र बंद। समझ में आई बात? तो ये कोई पूछे ना, कोई बहुत तेज हवा चलने पर रंध्र क्यों बंद हो जाते, तो तनाव की वजह से। ठीक है, तो हवा के केस में ध्यान रखना, अगर कोई हवा नहीं चल रही, ऐसे में ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा। अगर धीमी गति से हवा चल रही है तो ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा, तीव्र गति से हवा चलने पर फिर से ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन कम हो जाएगा। और ये जो तीव्र गति से हवा चलती है, इसमें रंध्र बंद हो जाते हैं। चलिए, हवा के बाद में अगला कारक है CO2 सांद्रता। इसका तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ जाना चाहिए। CO2 सांद्रता के बढ़ने पर क्या होगा, ट्रांसपिरेशन दर बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी, हैं? अभी भी कुछ लोगों को वाष्पोत्सर्जन समझ में नहीं आया। वाष्पोत्सर्जन के लिए एक लाइन कही जाती है कि अगर बनना चाहते हो सर्जन तो पढ़ना पड़ेगा वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, अब यहाँ तो लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा, तो सर्जन बनना है कि नहीं बनना? बोले नहीं, हम तो कंपाउंडर ही बन जाएंगे। चले भाई, जब CO2 सांद्रता बढ़ी, अभी तो बताया था CO2 बढ़ने पर रात में ये तो हुआ था। ठीक है, आप तो तनाव से ध्यान रखना हमेशा, ऐसी कोई चीज जो तनाव पैदा करे, रंध्र पहले बंद हो जाए। CO2 सांद्रता से भी यही होगा, इसमें ट्रांसपिरेशन की दर जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसमें भी क्या होता है, रंध्र बंद हो जाता है। ठीक है, और एक आखिरी कारक और ले सकते हैं, मृदा का जल। अब सब कुछ ठीक है, मृदा में अगर जल ही नहीं है तो भी ट्रांसपिरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन इसमें उल्टा नहीं चले कि मृदा में जल बढ़ गया तो ट्रांसपिरेशन भी बढ़ जाएगा, नहीं, लेकिन कम होने पर कम जरूर हो जाएगा। ठीक है, मृदा जल अगर ये कम होता है तो ट्रांसपिरेशन दर भी कम हो जाएगा। तो ये मैंने कुछ अलग अलग प्रकार के कारक लिखे हैं जो ट्रांसपिरेशन को अलग अलग तरह से प्रभावित करते हैं। ये सभी बाहरी कारकों में आते हैं, लाइट का, टेम्परेचर का, ह्यूमिडिटी का, प्रेशर का, इनका सबका रिलेशन ध्यान रखिएगा। कुछ आंतरिक कारक भी हैं जो ट्रांसपिरेशन की दर प्रभावित करते हैं। आंतरिक कारकों में पर्ण की संरचना सबसे मुख्य कारक है। पत्तियां जो पर्ण की संरचना, पर्ण की संरचना में एक तो क्यूटिकल जानते हो, क्यूटिकल की मोटी परत का होना। ठीक है, मोम के अतिरिक्त लेयर वैक्स परत, कई बार क्यूटिकल के बाद मोम की परत होती है। मोटी भित्ति युक्त हाइपोडर्मिस, या फिर धसे हुए रंध्र, अगर ये सारी चीजें हैं पत्तियों में तो इन सब चीज़ों से ट्रांसपिरेशन बढ़ता या कम होगा?
इससे ध्यान रखना वाष्पोत्सर्जन में कमी आती है। ये सभी एक प्रकार के अनुकूलन है, वाष्पोत्सर्जन घटे। अगर मोटी परत क्यूटिकल की है, मोम के अतिरिक्त परत है, मोटी भित्ति युक्त हाइपोडर्मिस से धसे हुए रंध्र हैं, पत्तियों में ये सारी चीजें ट्रांसपिरेशन को कम करती हैं। आंतरिक कारकों में एक कारक और पर्ण पर रंध्रों की संख्या एवं उनका वितरण, ये भी ट्रांसपिरेशन को प्रभावित करेगा। अगर रंध्र ज़्यादा हुए तो ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा। वितरण में आपको बताया था ऊपरी सतह पर कम है, निचली सतह पर ज़्यादा है। तो आंतरिक कारक सारे पत्तियों से संबंधित है। रंध्र कितने हैं, क्या है, उनका वितरण, कितने खुले हैं, कितने बंद हैं, ये सारी चीज़ें आंतरिक कारकों में। ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन के कारक है ना। जब आपसे पूछा जाए ट्रांसपिरेशन का पौधे के लिए क्या महत्व रहा, तो महत्व क्या बताओ? पौधों में वाष्पोत्सर्जन का महत्व है। कोई महत्व या बेकार चीज? मान लेते हैं कि बहुत ज्यादा उपयोगी नहीं है, लेकिन हर नकारात्मक कार्य में कुछ तो अच्छी बात होती। कितना ही बदमाश व्यक्ति क्यों न हो, एक आध पॉजिटिव चीज तो उसमें भी होती है ना। तो इसमें भी कुछ तो अच्छी बात होगी। ट्रांसपिरेशन में ध्यान रखिएगा, ट्रांसपिरेशन जो है यह पौधों में एक अच्छा काम क्या करता है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन खिंचाव, ट्रांसपिरेशन पुल विकसित करता है। अगर ट्रांसपिरेशन होता है तभी तो ये खिंचाव बनता है। ट्रांसपिरेशन पुल विकसित करता है, और ट्रांसपिरेशन पुल का क्या काम आएगा, जो जल के अवशोषण और इसके अलावा रसारोहण, अवशोषण व रसारोहण में मदद करता है। ये दोनों काम तभी होते हैं जब ट्रांसपिरेशन पुल होता है, और ट्रांसपिरेशन पुल तभी बनेगा जब ट्रांसपिरेशन होगा। तो महत्व के रूप में हम ये लिख सकते हैं कि भाई ट्रांसपिरेशन पुल बनाता है, जिससे अवशोषण और रसारोहण में मदद मिलती है। इसके अलावा ट्रांसपिरेशन जो है यह कूलिंग इफेक्ट, कूलिंग प्रभाव दर्शाता है। वह पौधों के आसपास तापमान नियंत्रित रखता है, क्योंकि लगातार जल वाष्प मुक्त होती है। तो इसीलिए हम देखते हैं पौधों के आसपास हमें एक ठंडक महसूस होती है। तो ये तापमान नियंत्रित करता है, वो कूलिंग इफेक्ट एक और उसका फायदा। क्योंकि देखो तापमान अगर नियंत्रित रहेगा तो कई और कार्य जो है आसान रहेंगे। फोटोसिंथेसिस, श्वसन से लेकर बहुत सारी चीजें हैं, वृद्धि, विकास। तापमान ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। तो पौधों के आसपास एक तरह से टेम्परेचर कंट्रोल करता है और बाकी ट्रांसपिरेशन पुल बनाता है। इससे ज़्यादा और कोई विशेष महत्व नहीं। ठीक है, महत्व और बाकी कारक ध्यान रखना। अच्छा, एक चीज़ हो रही है, हालांकि वो एनसीईआरटी में नहीं है। अच्छा, एनसीईआरटी में एक छोटा सा पैराग्राफ दिया है, आज जाके पढ़िएगा। प्रकाश संश्लेषण एवं वाष्पोत्सर्जन एक समझौता, मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, उसको पढ़ना है एनसीईआरटी से। अच्छा, यहाँ पर एक टॉपिक और है, जरा उसकी भी बात कर लेते हैं। एंटी ट्रांसपेरेंट। एंटी ट्रांसपेरेंट प्रतिवाष्पोत्सर्जक, प्रतिवाष्पोत्सर्जक ये काम आते हैं एग्रीकल्चर। कोई आपसे पूछे कि कृषि कार्यों में ट्रांसपिरेशन उपयोगी है या हानिकारक,
ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होने से कुछ फ़ायदा है, नुकसान? सिंचाई ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। इसीलिए कृषि कार्य में सिंचाई और पानी बचाने के लिए आजकल प्रतिवाष्पोत्सर्जक काम में लेते हैं। प्रतिवाष्पोत्सर्जक क्या है? इनको क्या है एक्चुअली? ये वे पदार्थ हैं जो ट्रांसपिरेशन कम कर देते हैं। वे पदार्थ जिनसे ट्रांसपिरेशन कम हो जाए, ट्रांसपिरेशन कम करते हैं, उन्हें प्रतिवाष्पोत्सर्जक कहते हैं। इनका उपयोग एग्रीकल्चर में किया भी जाता है। आपको बस 2-3 नाम ध्यान रखना और कुछ भी नहीं, ठीक है। इन प्रतिवाष्पोत्सर्जक के उदाहरण में सबसे पहला नाम ध्यान रखेंगे PMA। पूरा नाम है इसका फेनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, PMA, फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट। वास्तव में ये एक कवकनाशी है। कवकनाशी समझते हो? जिनसे कि कवक मारे जाते, वास्तव में तो ये कवकनाशी, लेकिन ये क्या करता है, इसका उपयोग करने पर ये पौधे के रंध्र बंद कर देता। पूरी तरह से बंद नहीं करता, देखो पूरी तरह से बंद करेंगे तो भी पौधा मर जाए, लेकिन ये रंध्र को आंशिक रूप से बंद कर देता, मतलब करीब आधे बंद कर देता। और करीब 15 दिन तक, एक बार उपयोग करने से 15 दिन तक रंध्र करीब आधे बंद रहते। आधे भी बंद हुए तो वाष्पोत्सर्जन तो आधा रह गया ना। भाई रंध्र जितना ज्यादा खुला रहेगा उतना ही तो वाष्प निकलेगा। तो ये जो PMA जो एक कवकनाशी है, ये क्या करता है, यह लगभग 2 सप्ताह तक रंध्रों को आंशिक रूप से बंद कर देता है। तो इस तरह से ये ट्रांसपिरेशन कम करने में मदद करता है। PMA फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट। अच्छा, अन्य उदाहरण में एक अपन ने वो हार्मोन अभी लिखा था, एब्सिसिक एसिड को भी कृत्रिम रूप से काम में ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से सिलिकॉन ऑयल, ये पत्तियों पर एक परत बना देते हैं। लो विस्कोसिटी वैक्स, ये सब कृत्रिम रूप से छिड़की जाती। सिलिकॉन ऑयल या कम क्षमता वाले जो मोम होते हैं, लो विस्कोसिटी वैक्स, ये सब पत्तियों पर एक परत बना देते हैं और ट्रांसपिरेशन को कम कर देते हैं। सबसे बढ़िया तो खैर फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट है, PMA, ठीक है। और बाकी एब्सिसिक एसिड को भी हम कृत्रिम रूप से काम में ले सकते हैं। ये कुछ 2-4 उदाहरण ध्यान रखने हैं। प्रतिवाष्पोत्सर्जक हैं, एग्रीकल्चर में काम में लिए जाते हैं और एग्रीकल्चर में ट्रांसपिरेशन या जल बचाने के लिए इनका उपयोग करते हैं, ठीक है जी। तो ये था आपका पूरा ट्रांसपिरेशन, छोटी छोटी बातें इसकी बात की सारी। इस चैप्टर में बस एक आखिरी छोटी सी चीज़ बची है, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो एक क्लास और लगेगी। अच्छा, इसका पूरा मॉड्यूल, इसकी एक्सरसाइज कर लें, क्योंकि अगली जो क्लास होगी उसमें फ्लोएम ट्रांसपोर्ट तो छोटा सा ही भाग है, उसके बाद हम मॉड्यूल क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। ओके।